गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद हम लोग इसी में डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 2 पोजीशन थी। पहला था एट एक्सियल पोजीशन, सेकेंड है एट को एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन वाला डेरिवेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट डेरिवेशन लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन और एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। कोएक्सियल का मीनिंग क्या है कि सपोज अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर लें कि सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन 2L, ये सेंटर पॉइंट O, ये डिस्टेंस BL और ये डिस्टेंस BL। हमें इस पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, हमने सपोज कर लिया, सपोज ये पॉइंट P है। ठीक, तो हमने सपोज कर लिया ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये डिस्टेंस होगी हमारी R। देन ये होगी इसको ज्वाइन कराने वाली लाइन, ये होगी इसको ज्वाइन कराने वाली लाइन। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, जैसे हम लोगों ने एक्सियल पर देखा था, तो एक्सियल में हमारा प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एट पॉइंट P। हमें पता है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। हमने इस पॉइंट को सपोज कर लिया, ये पॉइंट हो गया हमारा B। अगर हम AP एंड BP डिस्टेंस को निकालें, जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल LR, ठीक, देखो AOP ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी R² प्लस L²। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हमारी उतनी आ जाएगी √R² प्लस L²। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q। हमने सपोज कर लिया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हमने सपोज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी टुवर्ड्स द चार्ज E2। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे E1 एंड E2 की। तो यहाँ से ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/R²। और R क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। देन E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/√R² प्लस L², इस पूरे का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² प्लस L², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। देन हम लिखेंगे यहाँ पर ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। देन E2 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन, यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या है ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, √R² प्लस L²। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R² प्लस L², इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ E1 एंड E2 को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, E1 इक्वल टू E2 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड E1 इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ जाएगी E2, इतना आ गया।
अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर टू वेक्टर है, ठीक। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों वेक्टर इक्वल है। हमें पता है कि अगर टू वेक्टर पर्टिकुलर एंगल पर हों और दोनों वेक्टर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट कहाँ पर आएगा, दोनों के बिल्कुल बीचों बीच एंगल बाई सेक्टर पर। कहाँ पर आएगा, एंगल बाई सेक्टर पर। अब जरा ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये एंगल बाई सेक्टर है रिजल्टेंट, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब यहाँ पर E1 एंड E2 के कंपोनेंट निकाल लो। तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कंपोनेंट निकालना। एंगल के पास वाला कंपोनेंट के साथ में कॉस आता है, देन ये आ जाएगा E1 cos थीटा। सिमिलरली ये वाला आ जाएगा E1 sin थीटा। सेम टाइप से E2 के भी कंपोनेंट निकालेंगे, तो E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, E1 इक्वल टू E2 है तो यहाँ पर भी E1 sin थीटा, यहाँ पर भी एक तरीके से E1 sin थीटा। दोनों वेक्टर एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों वेक्टर क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे। यहाँ से हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों ने तो क्या कर लिया, एक दूसरे को कैंसल आउट कर लिया, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा ने। लेकिन E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, और अगर टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कितना आ गया, E1 इक्वल्स टू E2 है तो यहाँ पुट करा दो, तो E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस, अब E1 इक्वल टू E2 है तो E2 की प्लेस पर हम E1 पुट करा देंगे, तो यहाँ पर भी E1 cos थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो E इक्वल्स टू आ जाएगा टू E1 cos थीटा। अब देखो यहाँ से हमने इसको सपोज कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में हम चलेंगे, इन हमें वैल्यू फाइंड करनी है cos थीटा की। E1 की वैल्यू तो हमें पता है, cos थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम चलेंगे AOP ट्रायंगल में। हम चलेंगे इन ट्रायंगल AOP, तो यहाँ पर अप्लाई कराओ cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है L, और हाइपोटेनियस कितनी है √r² प्लस L²। हम क्या कराएंगे, E1 एंड cos थीटा की वैल्यू कहाँ पुट करा देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ E1 एंड cos थीटा इन इक्वेशन 3। वैल्यू पुट कराओ, तो E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², और cos थीटा की वैल्यू L अपॉन √r² प्लस L²। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर 2QL, इसको एक साथ कंबाइन करा दो, तो यहाँ पर r² प्लस L² पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर r² प्लस L² पर पावर कितनी है 1/2। ये बेस सेम है, ठीक, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 1 पावर, और ये 1/2 पावर दोनों ऐड होंगी तो पावर कितनी आ जाएगी 3/2। तो E इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन यह जाएगा r² प्लस L² टू द पावर 3/2। अब हम यहाँ पर फिर से अजम्पशन यूज करेंगे। अजम्पशन हमारा वही है कि L क्या है, R के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो उस कंडीशन में L² की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0। तो हम यहाँ लिखेंगे L इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R, हेंस L² ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 L² की वैल्यू। तो यहाँ से वैल्यू रिमेनिंग बचेगी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन r² टू द पावर 3/2। पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी रिमेनिंग पावर क्या बचेगी,
यहाँ से रिमेनिंग इक्वेशन आएगी ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन r⁴ और हमें पता है 2QL की वैल्यू किसके इक्वल होती है, स्मॉल p के इक्वल, दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पुट करा देंगे P इक्वल्स टू 2QL। तो E का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है ना, फिर से मैं इसको समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट कोएक्सियल पोजीशन। ठीक, हमने सपोज कर लिया ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर पॉइंट O है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस PL। हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो कोएक्सियल पॉइंट है वो यहाँ पर है, हमें इस पॉइंट पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन हमने इस डिस्टेंस को सपोज कर लिया R, तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी √r² + L²। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हमारी क्या आ जाएगी √r² + L²। फिर हमने सपोज कर लिया कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1, डायरेक्शन क्या होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, देन ये E1 आ जाएगी। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज इज टुवर्ड्स टू द चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन में सपोज कर लिया E2 है, तो आ जाएगी टुवर्ड्स द चार्ज। फिर हमने E1 की वैल्यू फाइंड की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + L² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² + L², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ड्यू टू -q चार्ज E2 है, तो E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। देन E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² + L², इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, E1 इक्वल टू E2। अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस से डायग्राम में। हमने पता कर लिया कि E1 इक्वल टू E2 है, जाहिर सी बात है इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक एंगल बाइसेक्टर आएगा। इस एंगल को हमने सपोज कर लिया थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। हमने E1 एंड E2 के कंपोनेंट निकाल लिए। जैसे हम कंपोनेंट निकालेंगे तो E1 का ये वाला कंपोनेंट E1 sin थीटा और E1 का ये वाला कंपोनेंट E1 cos थीटा। सिमिलरली E2 के भी कंपोनेंट फाइंड किए तो E2 का ये वाला कंपोनेंट E2 sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा। देन फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। देन नेट इलेक्ट्रिक, ये सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देन E इक्वल्स टू E1 इक्वल्स टू E2 है तो E2 की प्लेस पर हमने E1 पुट करा दिया। देन E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। देन E इक्वल्स टू आ जाएगा 2E1 cos थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें यहाँ पर E1 की वैल्यू तो पता है, cos थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल AOP। कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल AOP ट्रायंगल में हमने यहाँ पर अप्लाई किया cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारा L है, हाइपोटेनियस हमारी क्या है √r² + L²। देन फिर हम उसके बाद वैल्यू पुट करा देंगे E1 एंड cos थीटा की, कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। देन E इक्वल्स टू 2, E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² + L², cos थीटा की वैल्यू L अपॉन √r² + L²। देन E इक्वल्स टू फिर 2QL को एक साथ कंबाइन करा दिया। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL। यहाँ पर r² + L² पर पावर कितनी है 1, यहाँ पर r² + L² पर पावर कितनी है 1/2। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर को जब ऐड करेंगे तो क्या जाएगी 3/2। तो E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL r² + L² टू द पावर 3/2। इसके बाद फिर हम यहाँ पर अजम्पशन अप्लाई कराएंगे। तो अजम्पशन हमारा क्या आएगा कि L इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू द R, हेंस L² ऑलमोस्ट इक्वल टू द 0। देन E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL, वैल्यू क्या बचेगी r² टू द पावर 3/2। पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई होंगी, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 2 से 2
कैंसिल हो जाएगा। तो देन यहाँ से E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 2QL अपॉन RQ। हमें पता है 2QL की वैल्यू किसके इक्वल होती है, P के इक्वल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पुट करा देंगे। तो E इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 P अपॉन RQ। ये क्या आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना फिर से, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमें इनकेस L R के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्मॉल गिवन है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, लेकिन अगर इनकेस L R के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, फिर हम ये वाला फॉर्मूला या फिर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कराएंगे। समझ गए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की है उसकी 2 पोजीशन फाइंड की है। पहली एक्सियल पोजीशन, सेकंड हम लोगों ने फाइंड की है कोएक्सियल पोजीशन। अच्छा, एक्सियल पोजीशन में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो आई थी हमारी 1/4πε0 2p अपॉन RQ। तो हमारा अभी एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला क्या आया था, एट एक्सियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन RQ। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल, तो कोएक्सियल पर क्या आया था 1/4πε0 p अपॉन RQ। अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें कि दोनों में रिलेशन क्या है, जरा ध्यान से देखो। अगर हम ई एक्सियल की बात करें तो ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p अपॉन RQ। इस 2 को आगे शिफ्ट करा लो तो ई एक्सियल इज इक्वल्स टू द 1/4πε0 p अपॉन RQ। और ये फॉर्मूला किसका है, कोएक्सियल का। तो यहाँ से हमारी ई एक्सियल निकल के आ जाएगी 2p इंटू कोएक्सियल। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ कोएक्सियल पोजीशन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन इज 2 टाइम्स ऑफ कोएक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कोएक्सियल पोजीशन के 2 टाइम्स होती है, ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशन किए हैं उन सारे के सारे डेरिवेशन में हमारा जो चार्ज था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा हुआ था। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहाँ पर भी चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रखा था, मतलब कि चार्ज एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज था, ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी क्या था कि 2 चार्जेस थे, दोनों चार्जेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेस्ड थे। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी डेरिवेशन डिस्कस किए ये सारे के सारे डेरिवेशन किससे रिलेटेड थे, हमारे पॉइंट चार्ज से रिलेटेड थे, मतलब कि चार्ज हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंट्रलाइज था। लेकिन अब हम जो डेरिवेशन करेंगे इन डेरिवेशंस में क्या होगा कि चार्ज अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेंट्रलाइज नहीं होगा, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मे भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन मे भी हो सकता है कि सरफेस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, या फिर मे भी हो सकता है कि कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलेंगे कि सपोज अगर इन केस चार्ज एक पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये एक वायर है और इस वायर में चार्ज कैसे है, इस लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना क्या कि अगर चार्ज क्या हो कि एक लाइन के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम किसे बोलेंगे कि अगर इन केस चार्ज एक सरफेस के लॉन्ग,
क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि सपोज ये एक स्फेरिकल बॉल है, अगर चार्ज सिर्फ स्फेरिकल बॉल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब चार्ज कहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओनली सरफेस पर, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जैसे लीनियर चार्ज में एक लाइन के लॉन्ग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस के लॉन्ग, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, होल वॉल्यूम के लॉन्ग। अगर चार्ज कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाएगा सरफेस। तो मैंने क्या बोला कि अगर चार्ज कैसे हो कि वॉल्यूम के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ही रहे हैं तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी चार्ज डेंसिटी भी होगी, कि मतलब कितने सरफेस में या कितनी पर्टिकुलर लाइन में, कितने सरफेस एरिया में, या पर यूनिट कितने वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है। मे भी हो सकता है कि जैसे अभी यहाँ पर चार्ज बहुत पास पास है, मे भी हो सकता है कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो लेकिन चार्ज के बीच में गैप हो, तो फिर वहाँ पर डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको इंडिकेट कराने के लिए या फिर इसको डेंसिटी को पता करने के लिए एक नया टर्म आता है चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी की भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम पहला डिस्कस करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। समझो, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन आती है द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ, मीनिंग पर यूनिट लेंथ में जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसी चार्ज को ही हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, द चार्ज प्रेजेंट in per unit length is known as linear charge density, full stop. It is denoted by लैम्डा। अगर हम इसके लैम्डा की फॉर्मूले की बात करें, अब देखिए हमें नहीं पता कि कितना चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट कर लूँ, डिफरेंशियल पोर्शन क्या होता है कि किसी लार्ज पार्ट में से स्मॉल पार्ट को कट कर लेना। तो यहाँ पर जो इस डिफरेंशियल पोर्शन में मतलब कि लेंथ क्या है, बहुत स्मॉल है, डी है। हमने इस लेंथ को कितना सपोज कर लिया, हमने सपोज कर लिया ये लेंथ कितनी है हमारी, डी है। तो इस यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये लेंथ क्या है, बहुत स्मॉल है, एक मतलब डिफरेंशियल पार्ट है, बहुत छोटी सी, बहुत मामूली सी लेंथ है। तो यहाँ पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू। अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया डेफिनेशन कि द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से लैम्डा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एल, यह आ जाएगा हमारा यहाँ पर लैम्डा का फॉर्मूला। लैम्डा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ, यहाँ पर अगर हमें यहीं पर टोटल चार्ज गिवन हो और टोटल लेंथ गिवन हो, ध्यान रखना क्या हमें गिवन है, टोटल चार्ज भी गिवन है और टोटल लेंथ भी गिवन है, तो उस कंडीशन में यही लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एल। वो किस कंडीशन में, जब हमें टोटल चार्ज एंड टोटल लेंथ गिवन हो। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, देखो ये
चार्ज की कूलाम और लेंथ की मीटर क्या जाएगी, कूलाम पर मीटर। यह आ जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आ जाएगी कि द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट surface area is known as surface charge density. Surface charge density, it is denoted by सिग्मा। ठीक, अब देखो हमने सपोज कर लिया कि हमारा एक सरफेस है, इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं यहाँ पर एक डिफरेंशियल सरफेस एरिया कट कर लूँ ds, यहाँ पर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, डिफरेंशियल चार्ज प्रेजेंट होगा dq। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू dq अपॉन ds। और वहीं अगर हमें यहाँ पर टोटल चार्ज गिवन हो और टोटल सरफेस एरिया गिवन हो, यही फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन s। अगर डिफरेंशियल पोर्शन गिवन है तो सिग्मा इक्वल्स टू dq अपॉन ds, और अगर हमें यहाँ पर टोटल चार्ज गिवन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू q अपॉन s। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात कर लें तो हमारी इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी हमारी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या आएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी द चार्ज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम is known as volume charge density. It is denoted by रो। ठीक, अब यहाँ पर हमें निकालना है तो हमने सपोज कर लिया कि हमारा वॉल्यूम है, यहाँ पर हमारा चार्ज प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर एक dv का पोर्शन कट कर लिया, यहाँ पर मतलब कि डिफरेंशियल पोर्शन कट कर लिया वॉल्यूम का। सपोज कर लिया यहाँ पर चार्ज dq है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू dq अपॉन dv। वही फिर से वही कि अगर हमें टोटल चार्ज और टोटल वॉल्यूम गिवन है तो फिर हमारा यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू q अपॉन v। यहाँ पर तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटीज हो गई। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा कंप्लीट हो गया, वॉल्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कंप्लीट हो गई, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, इसके आगे जो टॉपिक हमारे स्टार्ट होंगे वो इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। गॉस थ्योरम के बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
line charge, electric field intensity due to a circular ring, electric field intensity due to a plain metal sheet, electric field intensity due to uniformly charged sphere। ये हमारे बहुत सारे डेरिवेशन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा गॉस थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सब डेरिवेशनों को डिस्कस करेंगे, जब तक आप इतना कंप्लीट कर लेना।